हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 39 है और हम पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के साथ हमारा C++ का ओप्स कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक की बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, यानी कि हम C++ में फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। फाइल में अगर हमें कुछ लिखना है, फाइल क्रिएट करनी है या फाइल में ऑलरेडी डेटा है उसे रीड करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम C++ में कोड के जरिए कैसे कर सकते हैं इसे समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो भी हम अपना काम कर रहे थे बेसिकली वो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर कर रहे थे। कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होता है कि यहाँ पर हम देखिए प्रोग्राम रन करते हैं, तो जो भी यहाँ पर हम कोड ब्लॉक में इधर अपना कोड लिखते थे इसे हम CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट या फिर इसी को बोलते हैं कंसोल। ठीक है, यहीं पर हम रन कर रहे थे और जो भी यहाँ पर हम Cout फंक्शन लगाते थे उसका आउटपुट हमें कहाँ मिलता था, कंसोल पर। और अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है, वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो वो भी हम कंसोल से ही इनपुट लेते थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो हम ऑपरेशन कर रहे थे वो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे थे। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया कंसोल। अब यहाँ पर हम फाइल के साथ में डिस्क ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल के साथ में डिस्क ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं इसका डेटा रैम पर स्टोर होता है। आपको पता ही है रैम में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है और अगर इस डेटा को हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है बेसिकली, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हम फाइल का यूज करके इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बोलते हैं डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बाकायदा हम अपनी किसी भी लोकेशन पर, डेस्कटॉप पर या किसी भी लोकेशन पर अपनी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल में हम यहाँ पर डेटा राइट कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेके, और अगर इस फाइल में कोई डेटा ऑलरेडी है तो इसे रीड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फाइल के साथ में हम 5 ऑपरेशन कर सकते हैं। फाइल को क्रिएट करना हो गया, दूसरा फाइल को ओपन करना हो गया, तीसरा फाइल को राइट करना हो गया और रीड करना, और लास्ट ऑपरेशन फाइल को क्लोज करना। तो ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं फाइल के साथ में C++ कोड का यूज करके। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर एक लाइब्रेरी की, fstream। ठीक है, जैसे यहाँ पर IOStream का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें Cin और Cout यूज़ करना होता है। Cin और Cout का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने होते हैं, तो हम IOStream का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें फाइल के साथ में रीड एंड राइट प्रोसेस करनी है तो उसके लिए हमें fstream हेडर फाइल या लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों फाइलों को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम fstream की क्लासेस यूज कर पाएंगे। अब क्लासेस क्या होती हैं ये तो आपको अच्छे से पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। C++ में जितना कोड होता है वो सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखा जाता है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर IOStream और जो fstream है ये बेसिकली लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे मेथड हैं, कुछ ऐसे फंक्शन हैं, कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो कि प्री डिफाइन है और उनका एक पर्टिकुलर यूज है। ठीक है, मतलब प्री डिफाइन है, जैसे Cin Cout क्या है, सब प्री डिफाइन है। गेट लाइन मेथड हो गया, ये सब प्री डिफाइन है। तो ये यहाँ पर इन्हीं लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं। अब ये C++ कोड का यूज करके और उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके कोड हमारा लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर इसमें से हमें किसी क्लास को यूज करना है तो डायरेक्टली उस क्लास को हम यूज कर पाएंगे। तो fstream लाइब्रेरी में हमें ये 2 क्लासेस मिलती हैं। इन क्लासेस का यूज करके हम कुछ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसे तो हम प्रैक्टिकली पूरा समझेंगे ही, बेसिक से वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमारी यहाँ पर जो fstream लाइब्रेरी होती है इसमें हमें 2 मेनली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, एक हमारी क्या हो गई OFstream और दूसरी हो गई ifstream। ठीक है, if या ifstream बोल सकते हैं। तो OFstream जो हमारी है इससे हम फाइल को क्रिएट और राइट करते हैं, और अगर हमें फाइल से डेटा रीड करना है तो उसके लिए हम ifstream यानी इस वाली लाइब्रेरी क्लास का यूज करेंगे फाइल को रीड करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फाइल को क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा राइट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो उसके लिए हमें OFstream क्लास की ज़रूरत होगी और fstream लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर कोड ब्लॉक में। नीचे एग्जाम्पल में बताया भी गया है नोट्स में, तो इसको भी हम देखेंगे और इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग, एक नोट्स में आपका है, दूसरा हम देखेंगे जिसमें लूप वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे और फाइल में राइट करेंगे, फाइल में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो फाइल इंक्लूड कर ली गई fstream, फिर यहाँ पर सीधा OFstream इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट हम किसी भी क्लास का बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू होगी वो हम ऑब्जेक्ट बनाते समय ही पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, इसका मतलब ये है कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारी फाइल का नाम क्या होने वाला है। तो जो नाम हम बताएंगे यहाँ से फाइल नेम, तो ये इस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा और ये इस नाम से फाइल हमारी क्रिएट कर देगा। आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर का वैल्यू पास किया जो कि हमारा फाइल नेम होगा डबल कोट के अंदर, और यहाँ पर एक्सटेंशन के साथ में, यहाँ पर फाइल नेम में आप अपना जो भी फाइल नेम रखना चाहें, ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना चाहें।
तो इससे क्या होगा, हमारा इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और हमारी फाइल ये क्रिएट हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी। मतलब इस सिंगल लाइन से हमारी दो काम होंगे, एक फाइल हमारी क्रिएट होगी, दूसरा ओपन होगी। और जब हमारी फाइल क्रिएट और ओपन हो जाएगी उसके बाद हम इस फाइल में डाटा जो है वो राइट करा सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। राइट कराने के लिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और जो भी लिखना है सिंपली इस तरीके से लिख देंगे, लास्ट में यहाँ पर फाइल क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये बेसिक सा कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम सीधा यहाँ पर बनाते हैं OF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। OF स्ट्रीम और क्लास का यानी ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं जस्ट WF यानी कि राइट फाइल। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम भेजेंगे। जैसे यहाँ पर हमने नाम रख दिया इसका जस्ट demo.txt, ठीक है, या कोई भी नाम, जैसे mk.txt रख दिया, mk.txt, ठीक है। ये फाइल का एक्सटेंशन होता है नोटपैड, जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है बेसिकली नोटपैड पर ओपन होती है नॉर्मली। तो ये हो गई टेक्स्ट फाइल हमारी, ये क्रिएट भी हो गई और ओपन भी हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर WF जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डबल कोट के अंदर हम इस फाइल के अंदर जो भी लिखाना चाहें, जैसे यहाँ पर हमने जस्ट लिखा दिया, सिंपल है, तो यहाँ पर हमने हेलो स्टूडेंट्स लिखवा दिया और लास्ट में क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। हालांकि अगर फाइल नहीं भी क्लोज करेंगे तब भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, लेकिन हमें फाइल क्लोज कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी अननेसेसरी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन होता है तो वो रैम पर जगह बनाता है। हालांकि कोड ब्लॉक में जब इस कोड को हम रन करेंगे तो ये फाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, बल्कि ये बैक एंड में ओपन रहती है और डेटा ये इस तरीके से राइट करती है। आपको दिखाई नहीं देगा कि हमारी फाइल ओपन हो रही है, क्रिएट हो रही है तो आपको उस लोकेशन पर दिखाई देगा, ठीक है, अभी हम देखेंगे। लेकिन फाइल आपको जो है वो क्लोज कर देनी चाहिए। यहाँ पर ये गुड प्रैक्टिस के लिए बताया गया है। फाइल क्लोज कैसे करेंगे, तो सीधा यहाँ पर WF जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्लोज फंक्शन को, मेथड को कॉल कर देंगे, बस हो गया। तो अभी क्या हुआ, फाइल क्रिएट हुई, इसमें हमने डेटा राइट किया और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर अगर इस कोड को हम रन करते हैं तो हमें यहाँ पर कंसोल पर आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर रन करते हैं, पहली चीज़ यहाँ पर एरर आ रही है। एरर के पीछे सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर हमने F स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, जिसमें ये क्लास लिखी है, तो हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा F स्ट्रीम, ठीक है। इसको आप याद कर लें, अगर आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पर हमने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर नीचे देखिए एरर के नेम पर भी आप ध्यान दिया करें कि एरर जो है वो किस टाइप की आ रही है, तो इससे आपको आइडिया लगता है कि किस सिचुएशन में किस तरह की एरर आती है। फिलहाल इसे रन करते हैं तो देखेंगे कंसोल पर यहाँ पर हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सी आउट कराया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर mk.txt नाम की फाइल बन चुकी है जिसमें हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब ये मिलेगी कहाँ फाइल, यानी फाइल ये हमारी एग्जैक्टली क्रिएट कहाँ हुई है, किस लोकेशन पर। तो देखिए आपका ये जो प्रोजेक्ट है, यानी जो कोड लिखा है जिस फाइल में main.cpp या इसका जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है उसी में आपकी ये टेक्स्ट फाइल मिलेगी। तो हमारे केस में यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है। यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, डेमो, ठीक है, डेस्कटॉप पर डेमो नाम के फोल्डर के अंदर DSA प्रोजेक्ट हमने बना रखा है। इसमें यहाँ पर main.cpp हमारी फाइल है और उसी सेम लोकेशन पर देखिए यहाँ पर हमारी mk.txt ये वाली फाइल मिल जाएगी, यहीं पर क्रिएट हुई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इसी लोकेशन पर क्रिएट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हेलो स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। यहाँ पर अगर आप में .txt ये एक्सटेंशन नहीं आ रहा है तो सिंपल एक ऑप्शन होता है, व्यू में जाइए, यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन कर लीजिए, ऑफ कर देंगे, देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन हट गया, ऑन कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये इसी लोकेशन पर ये हमारी फाइल देखिए यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है। और जो हमने लिखा था हेलो स्टूडेंट्स वही चीज़ लिखी है। अगर इसमें हम कुछ बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम, ठीक है, यहाँ पर जस्ट हमने वेलकम लिखा और कुछ नहीं। और अभी हम अगर इसको एक बार सेव करके और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसके बाद अगर सेम लोकेशन पे जाके हम चेक करें तो हमें यहाँ पर डेटा उसमें ओवरराइट मिलेगा, मतलब वो पुराना डेटा हट चुका है, नया डेटा हमें मिलेगा। एक सेकेंड, ये देखिए mk.txt और इसमें क्या लिखा है, वेलकम। बात समझ में आई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा राइट कर सकते हैं। अब इसमें डेटा कोई भी राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने एक सपोज स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया str और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी डबल कोट के अंदर, जस्ट यहाँ पर हमने टाइप कर दिया जितेंद्र, ठीक है, कुमार वर्मा। और अब इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के, नहीं str वाले वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें इस फाइल में ले जानी है तो कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू की बजाय सीधा पास कर देंगे str, कहानी ख़त्म। अभी क्या होगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू str में चली जाएगी, इसको रन करेंगे। यहाँ पर ये जो एरर आ रही है सिंपल है, यहाँ पर हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया यानी कि सेमीकोलन। अब रन करते हैं वापस से, तो आप देखेंगे कि ये फाइल, ये जो डेटा है str में, मतलब जो जितेंद्र कुमार वर्मा है इस फाइल में लिख चुका होगा। वापस चलते हैं डेस्कटॉप पर,
हमारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पर, ध्यान नहीं दिया, बार बार इसको बंद कर देते हैं हम, ठीक है, ये आदत है। फिलहाल वापस ओपन करते हैं, आप देखेंगे जितेंद्र कुमार वर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट में कोई कांस्टेंट वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं। अब अगर हमें सपोज यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको याद होगा यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इस str में डायरेक्ट वैल्यू ना देके सी इन के जरिए हम इस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट ले सकते हैं और उसे हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंगल लाइन होगा। अगर यूजर से हम कंसोल पर मल्टीपल लाइन इनपुट लेना चाहें, मतलब एक से ज़्यादा लाइन है, वो लिखता जाए जब तक उसका मन करे, तो उस सिचुएशन में हम कैसे यहाँ पर प्रोग्राम रेडी करेंगे? तो कई तरीके हैं। एक तो हम अपना लूप अलग से बना सकते हैं मैन्युअली, ठीक है, एरे यूज़ कर सकते हैं, कई सारे हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट और शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। गेट लाइन एक मेथड होता है, आपको पता है। अगर हम नॉर्मली सी इन के जरिए कुछ भी इनपुट लेते हैं, ठीक है, सी इन के जरिए अगर हम नॉर्मली कुछ इनपुट लेते हैं तो आपको पता है कि वो स्पेस के बाद वाला जो वैल्यू होता है वो नहीं लेता। जैसे अगर यही डालेंगे तो सिर्फ जितेंद्र उठाएगा, स्पेस के बाद जो है वो किसी भी स्ट्रिंग को या वर्ड को नहीं लेगा। लेकिन हमें पूरी की पूरी लाइन चाहिए, तो उसके लिए कैसे क्या सिस्टम बनाना पड़ेगा समझते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ये रहने देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हमने सिंपली यही ऑब्जेक्ट बनाया और ये काम करते हैं, इस फाइल की मतलब इसकी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप रखते हैं। तो इसकी लोकेशन डेस्कटॉप रखने के लिए सिंपली हमें डेस्कटॉप की लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर पास करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमने पास कर दिया कि सी में यूज़र में, इस यूज़र में डेस्कटॉप पर हमें इस फाइल को क्रिएट करना है, बस ऐसे डाल दिया, हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। एड्रेस के बारे में आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम एड्रेस यहाँ पर पास करेंगे तो इसमें ये जो स्लैश हमारा है ये बनाता है एस्केप सीक्वेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी भी इस तरीके से एड्रेस पास करते हैं आगे चल करके कहीं भी, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस ना बने तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल स्लैश का यूज़ करना है। तो डबल स्लैश भी हालांकि एस्केप सीक्वेंस ही बनाएगा, लेकिन हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, डबल स्लैश का मतलब होता है सिंगल स्लैश, ठीक है। तो अब ये सिंगल स्लैश का काम करेगा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर राइट नहीं कराएंगे, क्लोज वाले स्टेटमेंट को रहने देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत होगी। इतना कर लिया। अभी क्या करेंगे कि हमें सिंपली यहाँ पर लूप चलाना है और कुछ नहीं। यहाँ पर हम चलाएंगे लूप, ठीक है। यहाँ पर हमने चलाया व्हाइल लूप। अब देखिए लूप को यहाँ पर हम ट्रू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रू। तो इससे क्या होगा, लूप हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल लेटर होगा तो ये लूप ट्रू रहेगा। और हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कंडीशन बना लेंगे कि यूज़र अपना टाइप करता रहे और जब उसको टाइप ना करना हो तो वो 0 प्रेस कर दे या -1 प्रेस कर दे या कोई भी वैल्यू प्रेस कर दे, मतलब जो हम चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू मिलने पर हम क्या करेंगे, इस लूप को कंडीशन के तहत ब्रेक कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, सिंपल है। तो इस तरीके से ये हमारा लूप इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ट्रू की बजाय हम सीधा WF भी पास कर सकते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा अभी आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी आपका मेथड हो या फंक्शन हो, ठीक है, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उस सिचुएशन में उसका जो रिटर्न होता है वो 1 होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी मेथड या फंक्शन को कॉल किया, अगर वो सक्सेसफुली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसका रिटर्न 1 होता है। तो इस कंडीशन में WF जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट हुआ होगा, यानी हमारी फाइल क्रिएट हुई होगी, तो इसका जो रिटर्न होगा क्या होगा, 1। तो अगर 1 है तो यहाँ पर लूप हमारा वैसे ही ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा WF पास कर सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर भी ये हमारा लूप जो हो गया इनफाइनाइट ही हुआ, लेकिन ये बेस्ट है, ठीक है। ट्रू की बजाय WF लिख देंगे। इससे क्या होगा कि अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हुई है तभी तो हमें काम करना है, तो बस इतना ही करना है। इसके अंदर हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पर यूज़ करना है गेट लाइन, ठीक है। और गेट लाइन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सी इन एक पैरामीटर होगा, दूसरा क्या होगा, हमें str में स्टोर कराना है। सिंपल गेट लाइन क्या करेगा, पूरी लाइन उठाएगा और यहाँ पर str में डाल देगा, ठीक है। सी इन यानी कंसोल से ये उठाएगा इनपुट, ठीक है। चलिए इतना समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर यहाँ पर क्या होता है str, ठीक है, str में अगर वही कंडीशन हमें देनी है टर्मिनेटिंग पॉइंट -1, यहाँ पर -1 रख लेते हैं, मान लेते हैं। तो -1 जैसे ही हमें मिलेगा str में, हम यहाँ पर क्या कर जाएंगे, लूप को ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कंडीशन में ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे और कुछ नहीं। अब देखिए इफ़ के अंदर, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में जब हम ब्रेक कीवर्ड यानी सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी नो प्रॉब्लम। ये जो ब्रेक है ये इसी के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है, ये इफ़ का ही स्टेटमेंट माना जाएगा। या फिर हम गुड प्रैक्टिस के लिए चाहे तो लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब ये 1 लाइन स्टेटमेंट होती है, यानी इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में अगर हमें 1 लाइन स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे, चलेगा, ठीक। चलिए तो ये फिलहाल क्लियर हो गया, हमने लगा दिया। और यहाँ पर ये तो या तो ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा तो जो str में है हमें क्या करना है, WF जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें सीधा एक्सट्रैक्ट कर देना, मतलब यहाँ पर हमें इसमें राइट कर देना है, ठीक है, क्या, str और साथ में न्यू लाइन, ठीक है, एंडल, बस कहानी ख़त्म। अभी क्या होगा
कि बाकायदा यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट एक फाइल क्रिएट होगी, लूप यहाँ पर ट्रू रहेगा और यूजर से पूरी लाइन इनपुट ली जाएगी, str में वैल्यू होगी, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो str की वैल्यू wf में चली जाएगी और एक न्यू लाइन भी साथ में चली जाएगी। ठीक है, न्यू लाइन कैसे जाएगी, यहाँ पर क्योंकि हमने इंडल लगा रखा है तो ये भी wf में यानी यहाँ से न्यू लाइन उसमें स्टोर भी हो जाएगी बाकायदा, ध्यान देना। ठीक है, फाइल में ये न्यू लाइन स्टोर भी होगी। यहाँ पर इंडल की बजाय हम स्केप सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको याद होगा इस तरीके से ये /n, तो ये भी सेम है, इंडल और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। चलिए फिलहाल यहाँ पर हमने इंडल लगा दिया। अभी क्या होगा, डेटा हमारा बाकायदा राइट होगा और ये हमने लास्ट में फाइल को क्लोज भी कर दिया, बस इतना ही किया है। प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए आउटपुट अभी कुछ नहीं मिलेगा, बस हमें यहाँ पर जस्ट राइट करना है। जैसे यहाँ पर हमने राइट किया हेलो, ठीक है, एक लाइन में यहाँ पर हमने हेलो टाइप कर दिया, दूसरी लाइन में यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स टाइप कर दिया इस तरीके से। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर हमने वेलकम टू UPCISS ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल 4 लाइनें लिखी, एक लाइन और लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन हमने और लिख दी। लास्ट में यहाँ पर जब हमें नहीं लिखना हो तो सिंपल यहाँ पर -1 प्रेस करेंगे, -1 और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डेटा है यानी जो हमने लिखा है कंसोल पर वो हमारा इस फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं और mk.txt ये वाली फाइल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये नई फाइल बनाई, ध्यान देना mk.txt इस नाम से हमने कहाँ फाइल बनाई है, डेस्कटॉप पर। तो ये वाली फाइल है यहाँ पर क्रिएट हुई है और इसमें वो सारा डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि हम फाइल के अंदर किस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने क्या किया, फाइल को क्रिएट किया, फाइल को ओपन किया और फाइल में डेटा राइट किया। हालांकि अभी हमने फाइल ओपन नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा OF स्ट्रीम क्लास है, ये क्लास का जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरीके से तो ये क्या करेगा, 2 काम, एक तो फाइल हमारी क्रिएट करेगा और दूसरा फाइल हमारी ओपन भी करेगा। दोनों काम हो रहे हैं, क्रिएट भी करेगा, ओपन भी करेगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हमारी फाइल मान लेते हैं ऑलरेडी बनी है, जैसा कि हमने बनाया ही है और इसमें डेटा राइट ही किया है। उसके बाद हम इस डेटा को कंसोल पर आउटपुट इसका चाहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने कंसोल पे इनपुट लिया था लेकिन आउटपुट चाहते हैं, तो अब एक काम करते हैं, चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने फाइल राइट और क्रिएट करने वाला काम बंद कर दिया। अभी हमारी फाइल ऑलरेडी यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर है, अब इस फाइल का डेटा हमें रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग वाला बना रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी, हमें फिर से रीड करने में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रीड करने के लिए सिंपली यहाँ पर इफ स्ट्रीम, ठीक है, जो उसमें बताया गया है क्लास, ये हमारी क्लास होगी रीड करने के लिए। RF नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया रीडिंग मोड में, और अब हम क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पर भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो इफ स्ट्रीम है ये भी क्या करता है, फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर देता है। ये क्रिएट नहीं करेगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, साथ में अगर हमने एड्रेस पास कर दिया तो वो उस एड्रेस की फाइल को ओपन भी कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने पेस्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, ओपन कर देगा, डबल कोट के अंदर रहेगा एड्रेस। तो अभी ये ऑब्जेक्ट भी बना, साथ में हमने वैल्यू पास कर दी, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास चली जाएगी, फाइल को ओपन कर देगा ये। और अगर यहाँ से ओपन नहीं कराना चाहते तो भी हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो हमारी फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई है। तो अगर ओपन हो गई है तो इस फाइल में मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर भी हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लूप लगाया। अब इस लूप की कंडीशन क्या होगी, तो देखिए इस लूप की कंडीशन हम सेट कर देंगे, ये गेट लाइन वाला मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, और गेट लाइन में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसे पास करेंगे RF और कॉमा यहाँ पर str, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे देखिए क्या होगा, समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या हुआ कि इफ स्ट्रीम का जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है तो इस लोकेशन पर जो भी फाइल होगी इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये फाइल ओपन भी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, गेट लाइन मेथड क्या करेगा कि इस फाइल में जो होगा, यहाँ पर पहले देखिए हमने क्या दिया था, सीन, यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या दिया था, सीन। सीन का मतलब कंसोल इनपुट, यानी कंसोल पर जो मिलेगा उस पूरी लाइन को वो str में डाल देगा। अभी हमने फाइल का ऑब्जेक्ट दे दिया, तो फाइल का ऑब्जेक्ट देंगे तब क्या होगा कि इस फाइल के ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा एक लाइन में मिलेगा वो इसको str में डाल देगा, सिंपल है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब चूंकि ये लूप के अंदर हमने किया है, यही कंडीशन भी हमने सेट कर दी, तो RF नाम के ऑब्जेक्ट में जितनी भी लाइनें होंगी, यानी इस फाइल में जितनी भी लाइन होंगी उतनी बार ये लूप चलेगा, उसके बाद ये लूप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं और सीधा सी आउट करा देंगे। सी आउट, क्या सी आउट कराना है, str को, बस कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पर str में जो हमें मिला है उसी को सी आउट करा देना, बस हो गया। और लास्ट में यहाँ पर एंडल, तो ये हमने एंडल दे दिया, बस इतना ही करना है। तो हमारा क्या होगा कि उस फाइल का जो भी डेटा होगा वो हमारे कंसोल पर यहाँ पर सी आउट होकर दिखेगा, प्रिंट दिखेगा उसका। ठीक है, लास्ट में फाइल क्लोज भी करनी है, ये भी ध्यान रखना। तो RF.close, तो ये हमने क्लोज कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से फाइल हमने यहाँ पर जस्ट ओपन की और उसका यहाँ पर जो भी उसमें लिखा है उसको कंसोल पे आउटपुट ले लिया और क्लोज कर दिया। रन करेंगे तो आप देखेंगे हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूपीसीएसएस थैंक्स, उसमें जो भी लिखा था वो यहाँ पर हमें आउटपुट कंसोल पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के हमने OF स्ट्रीम क्लास का यूज करके फाइल को क्रिएट एंड राइट किया और इफ स्ट्रीम का यूज करके फाइल में हमने डेटा मतलब फाइल से डेटा हमने रीड भी किया, कंसोल पर आउटपुट भी लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं ओपन करने वाला तरीका। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट ऑब्जेक्ट ही बनाया, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने कट कर दिया। तो हमने सिर्फ RF नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनने से क्या होगा कि फाइल हमारी ओपन नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी फाइल ओपन ही नहीं है। तो ओपन करने के लिए क्या करना है, हमें कॉल करना है फंक्शन rf.open। ठीक है, rf.open और फिर उसके बाद वही सेम एड्रेस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहले तो यहाँ पर इस लाइन में हमारा ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट में इस फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये फाइल हमारी जो लोकेशन है अगर एग्जिस्ट करती है तो ये फाइल ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सारा काम हमारा प्रॉपर उसी तरीके से होगा और उस फाइल का जो भी आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो ये चीज़ यहाँ से भी ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली इस एड्रेस को ऑब्जेक्ट बनाते समय ही पास कर देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और ये ऑटोमेटिकली फाइल ओपन कर देगा। नहीं ओपन कराना चाहते वहाँ से तो हम इस तरीके से बाद में भी ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अब यहाँ पर नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स में देखिए यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, हमने इससे बेस्ट एग्जांपल देख लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब अगली वीडियो में हम एक्सेप्शंस हैंडलिंग की बात करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो C++ में हमें एरर्स देखने को मिलती हैं उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ट्राई एंड कैच मेथड क्या है, इनको हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।